दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं लेक्चर 3 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साथियों हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ लिया है। साथियों आज हमारा है लेक्चर 3 और आज के वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चल रहा है क्योंकि लेक्चर 1 में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसी के साथ साथ वियोजन अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ा था। तो आज का वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और लेक्चर 3 है। चलिए साथियों देखते हैं। यहाँ पर लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। साथियों विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इससे नाम से ही पता चल जाता है कोई चीज़ विस्थापित हो रही है, यानी उसके स्थान पर कोई रह रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेती है, वह विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। यानी विस्थापन अभिक्रिया बोलो या चाहे विस्थापित अभिक्रिया बोलो, यानी उसका स्थान ले लेती है, विस्थापित कर लेती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेती है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। साथियों जब कोई तत्व होता है, यानी जैसे कोई कम क्रियाशील तत्व है, कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, तो क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आयरन लिखा है और कॉपर सल्फेट लिखा है। तब देखो आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है और क्या है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तब देखो आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्शन होता है, तो आयरन कॉपर सल्फेट को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर आयरन सल्फेट हुआ, क्योंकि कौन विस्थापित हुआ, इसको विस्थापित कर दिया कॉपर को। तो इसी तरह से है इसका एग्जाम्पल। और दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है जिंक कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर सल्फेट लिखा है, तो देखो जिंक क्या है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है, उसका स्थान ले लेता है। यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था और यहाँ पर जिंक सल्फेट हो गया। और क्या होगा, कॉपर यहाँ से था, कॉपर अलग होकर क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कॉपर सल्फेट बन गया, यानी विस्थापित हो गया। अब चलिए साथियों देखते हैं तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है लेड लिखा हुआ, यानी पीबी लिखा है लेड पीबी, और कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो लेड और कॉपर क्लोराइड हैं, तो देखो कॉपर कम क्रियाशील तत्व है और लेड अधिक क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर देखो कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पर लेड क्लोराइड हो गया और कॉपर अलग हो गए, यानी कॉपर कम क्रियाशील तत्व है और लेड अधिक क्रियाशील तत्व है। इससे पता चल जाता है कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। हमने 3 उदाहरण दे दिया है, आपको बस अपने ध्यान में रखना है कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है। आइए साथियों देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई भी यौगिक 2 बार विस्थापित होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इनका उदाहरण भी देख लेते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयन अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय होकर नए यौगिक बनते हैं, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। साथियों जब कोई यौगिक होता है या आयन होता है, तो वह विनिमय होकर नए यौगिक का निर्माण करती है, यानी नए यौगिक बनते हैं, तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इनका कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सोडियम सल्फेट लिखा है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिखा है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लिखा है। यदि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो गया क्योंकि सल्फेट क्या करता है, सल्फेट क्लोराइड को विस्थापित कर दिया और फिर बेरियम सल्फेट हो गया। और यहाँ पर देखो लिखा है सोडियम क्लोराइड लिखा है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिखा है, तो क्या होता है सोडियम हो गया यानी और बेरियम,
सोडियम सोडियम बेरियम को विस्थापित कर देता है, यानी उसको हटाकर खुद स्थान उसका ग्रहण कर लेता है, तो वह कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखा जाए 2 बार विस्थापित हुआ, एक बार सल्फेट और क्लोराइड का होता है और दूसरी बार होता है सोडियम और बेरियम का विस्थापित होता है। तो साथियों यहाँ पर दो बार विस्थापित हुआ, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम। आइए साथियों देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। उपचयन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही जब कोई पदार्थ होता है या फिर कोई अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया इसका अपोजिट होता है। जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हानि होता है। सबसे पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं, जिससे यहाँ पर लिखा है कॉपर ऑक्सीजन लिखा है। तो कॉपर ऑक्सीजन अगर रिएक्शन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड बनाता है क्योंकि यहाँ पर देखो कॉपर भी अकेला है और ऑक्सीजन भी अकेला है, तो ये क्या हुआ, दोनों एक में मिल गए, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और अपचयन अभिक्रिया में देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया या पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ या अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, और फिर हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर अलग हो गया और H2 यानी H2O बन गया, यानी जल बन गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होता है कॉपर से, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, इसी में बता दे रहा हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जब किसी पदार्थ या अभिक्रिया में यानी उपचयन भी हो रहा है, किसी पदार्थ का उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया। साथियों इसका उदाहरण देखते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया ये होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का हानि भी हो रहा है और ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रहा है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी दोनों एक साथ में हो रहा है। चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जिससे साथियों यहाँ पर देखते हैं तो जिंक हो गया, जिंक और कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट को अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और फिर कॉपर अलग चला जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि भी हुई। यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की हानि होती है, यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए साथियों आइए अब देखते हैं संक्षारकों और विकृत गंधिता क्या होता है। संक्षारक क्या होता है? जैसे सभी लोगों ने सुना होगा कि यह संक्षारित हो जाता है, या धातु संक्षारण हो जाता है, या कोई पदार्थ संक्षारित हो जाता है, तो ये सब क्या है? संक्षारण मतलब होता है साथियों, अगर इसका एकदम आसान तरीक़ा से बात करें तो जंग लगना। जैसे किसी पदार्थ में जंग लग जाता है। अगर आप लोग ने देखा होगा तो अगर लोहे की सरिया होती है, लोहे को कुछ दिन तक अगर बाहर रखा जाए नमी में, तो ये क्या होता है, उसमें भूरे कलर का परत चढ़ जाता है, जिसे जंग लगना बोलते हैं। चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। कॉपर पर अगर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड पर काले काली परत चढ़ी होती है। तो ये सब संक्षारण होता है। इससे इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है।
जब कोई भी धातु के ऊपर परत चढ़ जाती है, यानी संक्षारित हो जाता है, यानी जंग लग जाता है, उसे हम बोलते हैं संक्षारित हो जाता है। और विकृत गंधिता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीजन से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। जिससे साथियों विकृत गंधिता ये होती है कि जिसे हम सभी लोग कुछ पदार्थ को लेते हैं, जैसे आलू को कुछ समय काट देते हैं, काट के रख देने कुछ समय आलू को काट रख देने के बाद में आलू क्या होता है, आलू हल्का काला होने लगता है। और भी किसी साग सब्जी को अगर काट के रख दिया जाए या फिर कई दिनों तक रख दिया जाए, ख़राब हो जाती है। किसी फल को जैसे सेब हो गया और बहुत से पदार्थ अगर प्लास्टिक के डब्बे या कहीं में भी किसी में भी रख दिया जाए तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है, या ऑक्सीजन में रखने पर, यानी बाहर रखने पर, खुला रखने पर कुछ समय बाद उसका स्वाद बदल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे हम सभी लोग दुकान से नूडल्स लेते हैं, पास्ता लेते हैं, नूडल्स लेते हैं, तो ये सभी क्या है, मैक्रोनी वगैरह जो बंद पदार्थ में आते हैं, कुरकुरे आते हैं, तो सब खराब क्यों नहीं होते, इसका कारण क्या है। शायद तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें नहीं मिलता है। उसमें जब पैक किया जाता है पैकेट में, तो उसमें नाइट्रोजन की गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन की गैस जब भरा जाता है, जब वो क्या होता है कि ऑक्सीजन से बचाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, तो वो ख़राब होने से बच जाता है। जैसे काफ़ी दिनों से बाज़ार में टांगा होता है, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, तो ये सब ख़राब क्यों नहीं होता कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो वही विकृत गंधिता होता है। और संक्षारक होता है, जैसे उसका उदाहरण ले लो, सरिया, लोहे का सरिया होता है, उसमें जंग लगना हो गया, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, कॉपर ऑक्साइड पर काली परत चढ़ जाना, तो ये सब क्या है, संक्षारित हो जाता है। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, और फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अम्ल क्षारक और लवण के साथ, क्योंकि वो चैप्टर 2 है। और साथियों कमेंट जरूर करें।